हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे। मेरा नाम है लक्ष्मण और आप देख रहे हैं एलसी गुरुजी का यूट्यूब चैनल। चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत ये गलती से आ गई। हमने 11 क्लासेस पढ़ ली है। आज हमारी 12वीं क्लास है। कौन सी क्लास है? आज हमारी 12वीं क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दीजिएगा। ये क्लासेस रीट प्री और रीट मेंस के लिए की जो ज्योग्राफी आती है, राजस्थान की ज्योग्राफी, उससे संबंधित सारे क्वेश्चन करने के लिए आप सक्षम होंगे। अगर आप क्लास के लिंक और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एलसी गुरुजी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, और आप नीचे जो लाइन चल रही है वो भी आप देख रहे होंगे, उसके माध्यम से भी आप ज्वाइन कर दीजिएगा, जहां आपको क्लास की लिंक्स और पीडीएफ शेयर की जाएगी टाइम टू टाइम। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाते हुए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमने शुरू किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश। क्या शुरू किया था? राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने थार का मरुस्थल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? थार का मरुस्थल। दूसरा हम पढ़ रहे थे अरावली। अरावली के अंतर्गत हमने मुख्य बातें पढ़ ली थी। और एक जो उत्तरी अरावली आती है, उत्तरी अरावली के बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अरावली का एक दूसरा भाग आता है, जिसे हम कहते हैं मध्य अरावली। क्या कहते हैं? मध्य अरावली। इसके बारे में आज पढ़ेंगे। इसके बारे में आज क्या करेंगे? इसके बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ही हमारे पास जो पॉइंट आता है वो आता है मध्य अरावली। मध्य अरावली के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें आती है, जिनका ध्यान होना हमें ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य अरावली, मान लेते हैं कल हमने एक मैप बनाया था। ये इस तरीके से था। कैसे? ये हमारा जो राजस्थान का मैप है, मैं आपको एक कच्चे रूप में बता देता हूँ कि अरावली का जो मध्य भाग है वो किस तरीके से है। ये हमारे पास ये थी अरावली। ये क्या थी? ये है अरावली। इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में। एक ये भाग, दूसरा ये, और तीसरा ये। जो सबसे का उत्तर का भाग है वो हमारे पास था उत्तरी अरावली। उसे क्या कहा था? उत्तरी अरावली। जो बीच में है उसे कहा था मध्य अरावली। क्या कहा था? मध्य अरावली कहा जाता है। और जो तीसरा, जो दक्षिण में भाग है, वो पड़ेगा, उसे कहेंगे, दक्षिण में है इसलिए इसे कहेंगे दक्षिणी अरावली। क्या कहेंगे? दक्षिणी अरावली। और हमने एक और बात की थी। क्या बात की थी? हमने ये बात की थी कि उत्तरी अरावली के अंतर्गत हमने 4 जिले पढ़े थे। कौन कौन से? एक पढ़ा था सीकर, इसके अंतर्गत शामिल होता है। एक हमने पढ़ा था कि झुंझुनू जिला शामिल होता है। तीसरा हमने पढ़ा था राजस्थान की राजधानी जयपुर उत्तरी अरावली में शामिल होती है। और चौथा पढ़ा था अलवर। तो आज हम दोस्तों जो मध्य अरावली पढ़ रहे हैं, उसके अंतर्गत अगर हम जिले कौन कौन से शामिल होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि अजमेर तो पूरा आएगा। अजमेर पूरा, व नागौर का थोड़ा हिस्सा, जो नागौर जिला है, नागौर का थोड़ा हिस्सा मध्य अरावली के अंतर्गत आता है। नागौर का कुछ भाग। चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं और पॉइंट टू पॉइंट आगे चलते हुए लास्ट तक अपन अपने टारगेट तक पहुंच जाएंगे। अगला जो हमारा बिंदु है, मध्य अरावली की औसत ऊंचाई कितनी है। अगर हम मध्य अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें, तो जो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई आती है वो आती है 700 मीटर। कितनी? 700 मीटर। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो विस्तार में मैंने आपको बता दिया है
अगर आपसे जिला पूछे तो आ जाएगा अजमेर जिला। कौन सा आ जाएगा? अजमेर। और कुछ भाग नागौर का भी आता है, कुछ भाग नागौर का भी मध्य अरावली में शामिल किया जाता है, कुछ भाग नागौर का भी। ये कहीं कहीं पे आता है लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आप खाली अगर अजमेर ध्यान में रखेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो इसका जो विस्तार है वो कौन से ज़िले में है? अजमेर में। दूसरा, हमने एक और बिंदु से हमने जो इसके विस्तार को समझने का प्रयास किया था, हमने कैसे समझा था? ये हमारे पास है उत्तरी अरावली और ये हमारे पास है मध्य अरावली। क्या क्या ये है उत्तरी अरावली और ये है हमारे पास मध्य अरावली। कौन सी अरावली? मध्य अरावली। हमने बात की थी कि जो उत्तरी अरावली का विस्तार आता है वो आता है खेतड़ी झुंझुनू से सांबर तक। कहाँ तक आता है? खेतड़ी झुंझुनू, खेतड़ी झुंझुनू से सांबर तक। अगर हम मध्य अरावली की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से हो जाएगा? इसका विस्तार हो जाएगा सांबर से, जो सांबर जयपुर में पड़ता है, सांबर से देवगढ़ राजसमंद तक। कहाँ तक? देवगढ़। देवगढ़ एक जगह पड़ती है, देवगढ़, जो कि राजसमंद में स्थित है। कहाँ स्थित है? देवगढ़ राजसमंद तक मध्य अरावली का विस्तार आता है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो मध्य अरावली का विस्तार है वह यह कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? अभी हमने बात की, यह सांबर से देवगढ़ राजसमंद तक विस्तृत है। देवगढ़ राजसमंद तक विस्तृत है। कहाँ तक विस्तृत है? देवगढ़ राजसमंद तक विस्तृत है। अगर आप इस तरीके से मैप बना के हुए आप आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है आपको ये टॉपिक वापस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से स्मृति में आ जाएगा कि आपको ये वापस रिपीट करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला बिंदु आता है कि यह सबसे छोटा उप भौतिक विभाग है। कैसा विभाग है? यह सबसे छोटा उप भौतिक विभाग है। ये भी लिख लेते हैं। यह कौन सा? मध्य अरावली। मध्य अरावली, यह पूरा नाम ही लिख लेते हैं। मध्य अरावली सबसे छोटा मध्य अरावली सबसे छोटा उप भौतिक विभाग है। भौतिक विभाग नहीं है, उप भौतिक विभाग है। कौन सा विभाग है? उप भौतिक विभाग है। अगर हम भौतिक प्रदेश की बात करें तो हमारे पास भौतिक प्रदेश कितने थे? 4 थे। थार का मरुस्थल था, दूसरा था, पहला हमारे पास थार का मरुस्थल था। थार के अंदर जो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं, एक बार वापस मैं देखो समझाता हूँ। अगर हम भौतिक प्रदेशों का विभाजन देखेंगे तो वो हो जाएंगे, थार हो जाएगा, थार के बाद एक आ जाएगा अरावली हो जाएगी, एक हो जाएगा पूर्वी मैदान हो जाएगा, और चौथा जो हो जाएगा वो हो जाएगा जो हाड़ौती है, हाड़ौती का पठार, वो हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं कि इसके अंतर्गत भी कुछ उप विभाग आते हैं। इसके अंतर्गत हमने 2 उप विभाग किए थे, एक किया था शुष्क मरुस्थल, एक दूसरा किया था अर्ध शुष्क मरुस्थल। इसी तरीके से हमने अरावली के अंदर 3 उप भौतिक विभाग किए। कौन से? एक किया था उत्तरी अरावली, दूसरा किया था मध्य अरावली, और तीसरा किया था दक्षिणी अरावली। तो आपको पता है कि इसके अंतर्गत लगभग 3 से 4 जिले थे। इसके अंतर्गत 6-7 जिले आते थे। उत्तरी अरावली के अंतर्गत 4 जिले आते थे, लेकिन जो मध्य अरावली है इसके अंतर्गत एक ही जिला आता था, वो था अजमेर। इसी वजह से इसे सबसे छोटा उप भौतिक, ये भौतिक जो प्रदेश है उनका भी आगे का भाग है या इनके अंदर का पार्ट है, तो इसलिए इसे उप भौतिक विभाग कहा जाता है। आशा करता हूँ कि ये बात आप समझ गए होंगे। चलिए इसको हटा देते हैं। हाँ दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे कि जो मध्य अरावली का सबसे छोटा उप भौतिक विभाग है वो है मध्य अरावली आती है। कौन सी आती है? मध्य अरावली आती है। क्यों? वो भी लिख लेते हैं। क्योंकि इसमें एकमात्र जिला आता है, क्योंकि इसमें एकमात्र जिला आता है। मध्य अरावली एकमात्र जिले में फैली हुई है, क्योंकि इसमें एकमात्र जिला अजमेर आता है। कौन सा जिला आता है? अजमेर आता है।
अगर हम इस एक और बिंदु आता है कि इसके अंतर्गत दर्रे कितने हैं। जो मध्य अरावली के अंदर दर्रे है वो दर्रे हैं, सर्वाधिक दर्रे आते हैं। कितने दर्रे आते हैं? सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा। अगर अरावली के अगर किसी उप भौतिक विभाग में अगर दर्रे है तो वो मध्य अरावली में, सर्वाधिक मध्य अरावली में दर्रे पाए जाते हैं, जिनके नाम आगे हम देखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं। अगला बिंदु है हमारे पास, जो मध्य अरावली है उसकी प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है। तो मध्य अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी आती है वो आती है गोरमजी। किस नाम से जाना जाता है? गोरमजी, जो 934 मीटर ऊंची है। दूसरी आती है तारागढ़, तीसरी आती है नाग पहाड़। तो लिख लेते एक बार। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है, जो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम आता है, हमने क्या नाम पढ़ा है? हमने नाम पढ़ा है गोरमजी। किस नाम से जाना जाता है इसे? गोरमजी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोरमजी के नाम से जाना जाता है। और इसकी हाइट अपने पड़ी है 934 मीटर। अगर हम इसके अंतर्गत कुछ और भी चोटियाँ पढ़े तो आती है, एक आती है तारागढ़, जिसके ऊपर तारागढ़ का दुर्ग बना हुआ है, जिसे गढ़ बेटली कहा जाता है, अजय मेरू दुर्ग कहा जाता है। वो सारी बातें हम आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत किलों में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? किले जो पढ़ेंगे। एक टॉपिक लगता है किले, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग या प्रमुख किले, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। अगला जो हमारे पास चोटी आती है वो आती है नाग पहाड़। और ये वही नाग पहाड़ है जहाँ से कौन सी नदी निकलती है? लूणी नदी निकलती है। लूणी नदी उद्गम होती है, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड में हमारे पास है घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ। क्या है हमारे पास? घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ और घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियाँ। ये दो अलग अलग पहाड़ियाँ है। ये क्या है? ये दो अलग अलग पहाड़ियाँ है। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन बने घोड़े के नाल के आकार की जो पहाड़ियाँ हैं वो है रामगढ़ में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? रामगढ़ में। और ये जो रामगढ़ स्थान है वो पड़ता है बूंदी और बारां के बीच में। बूंदी बारां लिख सकते हैं। कहाँ पे? बूंदी व बारां के बीच में पड़ती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि घोड़े के नाल के आकार की, नाल यानी उसका जो नाल रहती है घोड़े की, उसके आकार की अगर पहाड़ियाँ का क्वेश्चन बने तो वो हो जाएगा रामगढ़ बूंदी बारां। और ये रामगढ़ बूंदी बारां है, ये पड़ता है हाड़ौती के पठार में। राजस्थान के जो उप भौतिक विभाग है सबसे लास्ट है, चौथा है हाड़ौती का पठार, उसके अंतर्गत आती है। और अगर पूछे कि घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियाँ, तो वो आंसर हो जाएगा मेरवाड़ा। जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है, मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ, उन्हें घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा की पहाड़ियाँ। और ये पड़ता है अजमेर में। तो आपको पता ही है कि जो अजमेर ज़िला है वो मध्य अरावली में आता है। किस में आता है? मध्य अरावली में आता है। तो जो घोड़े वाले बाबा की जो पहाड़ियाँ है वो मध्य अरावली के अंतर्गत आती है। और जो घोड़े के नाल के आकार की जो पहाड़ियाँ हैं वो रामगढ़ बूंदी बारां, जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है, जो हाड़ौती के पठार के अंतर्गत आता है, वहाँ पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास प्रमुख दर्रे। प्रमुख दर्रे वो भी किसके अंतर्गत के? मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे पढ़ रहे हैं हम लोग। मध्य अरावली के प्रमुख दर्रे। और मैंने एक बात आपको पहले ही कंफर्म कर दी है कि ये जो दर्रे है वो सर्वाधिक, अगर अरावली में बात करें, सर्वाधिक जो दर्रे है वो मध्य अरावली में ही पाए जाते हैं। मध्य अरावली में पाए जाते हैं। और ये दर्रे, इससे इससे एक हानि होती है, इससे एक नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है कि ये जो दर्रे है, इनसे होके थार के मरुस्थल से जो हवाएं आती है, मिट्टी उठाकर जो बहती है हवाएं, वो इन दर्रों से माध्यम से
पूर्वी मैदानी प्रदेश में प्रवेश कर जाती है, जिससे ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलेंगे, इससे मरुस्थल का विस्तार होता है। क्या होता है ये? मरुस्थल का प्रचार होता है। और हमने मरुस्थल के प्रचार के लिए एक शब्दावली पढ़ी थी, जिसे हमने क्या नाम दिया था? जिसे हमने नाम दिया था, अगर आपने पिछले क्लास से देखी होगी, उसको याद करने की कोशिश की होगी, तो आप ये आसानी से बता सकते हैं। जो मरुस्थल का प्रचार होता है उसे हमने एक नाम दिया था, रेगिस्तान का मार्च। क्या नाम दिया था? रेगिस्तान का मार्च, ये हमने उसको नाम दिया था। तो चलिए अभी हम प्रमुख दर्रों की बात कर रहे हैं, तो उनके खाली अपने को नाम ध्यान रखना है कि वो जो दर्रा है वो किस जिले में आता है, इतना ही क्वेश्चन बनता है। क्या हमें ध्यान रखना है? कौन सा दर्रा कौन से जिले में आता है, बस। अगर ज़्यादा याद हो या रख सको तो वो जिला किन दो स्थानों को जोड़ता है, लेकिन स्थानों वाला तो क्वेश्चन लगभग बनता नहीं है, खाली इतना ही बनता है। 4 जिले इधर दे देंगे, 4 जिले इधर दे देंगे, 1 2 3 और 4, और 4 दर्रे दे देंगे। क्या दे देंगे? 4 दर्रे दे देंगे, और आपको मिलाने के लिए कहेंगे कि इसका कौन सा है, इसका जालोर में कौन सा, सॉरी पाली में कौन सा जो वो दर्रा आता है, अजमेर में कौन सा आता है, इस तरीके से आपको मिलाने के लिए कहेंगे। मतलब आप सीधी सी बात इतनी है कि अगर आपको दर्रा और जिला पता है तो उस टाइप के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाली जिले के दर्रे। कौन से जिले के? पाली जिले के। पाली जिले के अंतर्गत जो दर्रा आता है सबसे महत्वपूर्ण आता है बरदर्रा। बरदर्रा पाली जिले में आता है। दूसरा आता है देसूरी की नाल। कुछ नाम है जिनको मैं आपको लिखवा देता हूँ, आप इन्हें कंठस्थ कर लीजिएगा। देसूरी की नाल 2 3 बार बोलेंगे ना तो आप आसानी से इनको ये याद हो जाएंगे, वैसे इतनी हार्ड भी नहीं है। और सोमेश्वर का दर्रा, सोमेश्वर दर्रा। तो पाली जिले के अंतर्गत 3 दर्रे आते हैं। पहला आता है बरदर्रा, साथ साथ में बोलने की कोशिश कीजिए। पहला जो दर्रा आता है वो आता है बरदर्रा, दूसरा आता है देसूरी की नाल, तीसरा आता है सोमेश्वर। बर देसूरी सोमेश्वर पाली, बर देसूरी सोमेश्वर पाली, बर देसूरी सोमेश्वर पाली। इतनी बार तो मेरे को भी याद हो गए। इसी तरीके से याद कीजिए, आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अजमेर ज़िले में सर्वाधिक दर्रे पाए जाते हैं। जो अजमेर ज़िले है इसके अंतर्गत बहुत है, बहुत दर्रे है। तो एक एक नाम लिख लेते हैं। सबसे पहला आता है शिवपुरी दर्रा। मैं दर्रा बार बार नाम नहीं लिखता क्योंकि ये कुछ अटपटा सा लग जाता है, नहीं तो लिख लेता। चलो, शिवपुरी दर्रा। जो दूसरा है वो है पीपली दर्रा। क्या नाम आता है? पीपली दर्रा। तीसरा है सुराघाट दर्रा, सुराघाट दर्रा। चौथा है हमारे पास अरनिया, अरनिया दर्रा। पांचवा है पाखेरिया, पाखेरिया एक शब्दावली भी आती है। अगर हम आप जनजातियों में पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक पाखरिया करके आते हैं। अगर कोई वीर पुरुष है वो किसी घुड़सवार सैनिक को मार गिराता है तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, वो जो वीर पुरुष के लिए पाखरिया शब्द का प्रयोग किया जाता है, या पाखेरिया इसी तरीके का एक शब्द आता है। तो वो भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला है हमारे पास है स्वरूपघाट दर्रा है। स्वरूपघाट दर्रा वो भी अजमेर जिले में आता है। सातवां हमारे पास है सबसे महत्वपूर्ण उदाबारी दर्रा। कौन सा दर्रा? उदाबारी दर्रा। ये अजमेर ज़िले में आता है। ये सारे जो 7 आप देख रहे हैं ना, एक बार इनको इसी तरीके से याद करने की कोशिश कीजिए। अजमेर, शिवपुरी दर्रा अजमेर, या शिवपुरी अजमेर, शिवपुरी, पीपली, सुराघाट, अरनिया, पाखेरिया, स्वरूपघाट और उदाबारी। एक बार और रिपीट कीजिए, शिवपुरी, पीपली, सुराघाट, अरनिया, पाखेरिया, स्वरूपघाट और उदाबारी। 2-3 बार आप रिपीट कीजिए, 2-3 बार मैंने आपको करवा दिया है। तो आशा करता हूँ आगे बढ़ते हैं। याद होने इनका कोई इलाज नहीं है। इनको आप जितनी बार पढ़ोगे
उतनी बार ये याद होते जाएंगे। तो राजसमंद है अगला जिला, उसके अंतर्गत के अगर हम जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात करें तो एक जो दर्रा आता है दिवेर दर्रा। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो दिवेर का युद्ध पढ़ेंगे, हल्दी घाटी के बाद 1582 के आसपास होता है, जहाँ से जिसे मेवाड़ का मैराथन है और बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये जो दिवेर का है। दूसरा है गोरम घाट दर्रा। क्या, कौन सा दर्रा? गोरम घाट दर्रा। अगर हम एक और क्वेश्चन बनता था पहले जो कि गोरम घाट रेलवे स्टेशन के बारे में बनता था, वो सौर ऊर्जा से चलने वाला सबसे बड़ा या सबसे पहला रेलवे स्टेशन राजस्थान का, इस तरीके से क्वेश्चन बनता था। एक आता है जिलवाड़ा पगलिया की नाल। जिलवाड़ा पगलिया की नाल। पगलिया की नाल, अगर नाल भी कुछ पीछे लगे तो वो भी दर्रा ही है, नाल का अर्थ भी। ये किन किन को जोड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ता है। मारवाड़ यानी जो जोधपुर, पाली, जैसलमेर और ये बीकानेर वाला, इस वाला जो ये वाला जो भाग आता है इसको मेवाड़ यानी जो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला हिस्सा आता है, इन दोनों को जो जोड़ने का काम करता है वो करता है जिलवाड़ा पगलिया की नाल। अगला है हाथीगुड़ा दर्रा। कौन सा दर्रा? हाथीगुड़ा। ये कुंभलगढ़ जाने हेतु रास्ता प्रदान करता है। कहाँ पे? ये कुंभलगढ़। और एक आप पढ़ेंगे हाथी दर्रा। क्या नाम आता है? हाथी दर्रा। हाथी दर्रा पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। अगर हम और बात करें कि कामली घाट राजसमंद में आता है। कामली घाट दर्रा राजसमंद में पड़ता है। और एक आता है हल्दी घाटी दर्रा। क्या नाम आता है? हल्दी घाटी दर्रा। ये भी राजसमंद में ही आता है। तो चलिए वही हमारी पुरानी टेक्निक, इनको याद करने की कोशिश करते हैं। राजसमंद के जो क्या बोलते हैं इनको, दर्रे हैं, उनके नाम एक एक करके जल्दी जल्दी लेने का प्रयास करते हैं। दिवेर, गोरम घाट, तिलवाड़ा पगलिया, हाथीगुड़ा, कामली घाट, हल्दी घाटी। वापस रिपीट करते हैं। दिवेर, गोरम घाट, जिलवाड़ा पगलिया, हाथीगुड़ा, कामली घाट और हल्दी घाटी। इस तरीके से आप और 3-4 बार रिपीट कीजिए, धीरे धीरे चीज़ें याद होने लग जाएगी। चलिए एक बार और कर लेते हैं। राजसमंद के दर्रे पड़ रहे हैं दिवेर, गोरम घाट, जिलवाड़ा पगलिया की नाल, हाथीगुड़ा, कामली घाट, हल्दी घाटी। हल्दी घाटी तो आपको याद हो ही जाएगा। कामली घाट और गोरम घाट ये मिलते जुलते नाम है। हाथीगुड़ा है वो कुंभलगढ़ जाने का, और जिलवाड़ा पगलिया वो है मारवाड़ को मेवाड़ से जोड़ता है। आसान है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते। तो अगला जो दर्रे की श्रेणी में हमारे पास जो जिला आता है वो आता है उदयपुर जिला। उदयपुर जिले के अंतर्गत जो प्रमुख दर्रे आते हैं उनमें एक तो मैंने आपको बता ही दिया है, कौन सा? हाथी दर्रा। अगर हाथीगुड़ा की बात करें, हाथीगुड़ा कुंभलगढ़ और हाथी दर्रा उदयपुर। दूसरा हमारे पास आता है फुलवारी की नाल। क्या नाम आता है? फुलवारी की नाल दर्रा। तीसरा हमारे पास जो आता है वो आता है देबारी दर्रा। क्या नाम आता है? देबारी। हमने एक पहले एक और नाम पढ़ा है जिसे दिवेर का दर्रा कहा जाता है। दिवेर दर्रा वो राजसमंद में आता है, और देबारी की जो है देबारी दर्रा वो इधर आता है। क्या नाम है? उदयपुर में। हाथी दर्रा हमने पढ़ ही लिया है। चौथा है केवड़ा की नाल। क्या नाम आता है? केवड़ा की नाल उदयपुर में। कहाँ पे? केवड़ा की नाल उदयपुर में। पांचवी है ढेबर दर्रा जिसे जहाँ पे जयसंबंध झील स्थित है। कौन सी झील है? ढेबर झील भी कहा जाता है जयसंबंध झील को। तो चलिए एक बार इनको वापस रिपीट करते हैं। इनको याद कैसे करेंगे? सिंपल है। हाथीगुड़ा दर्रा राजसमंद में था हमारे पास। क्या था? हाथीगुड़ा राजसमंद में। तो हाथी दर्रा उदयपुर में। फुलवारी की नाल और केवड़े की नाल दिवेर राजसमंद में था, तो देबारी उदयपुर में। ढेबर जिसे जयसंबंध ढेबर झील के नाम से भी आपने पढ़ा होगा जयसंबंध झील को। जयसंबंध झील उदयपुर में स्थित है। एकदम सिंपल। रिपीट करते हैं। हाथी दर्रा, फुलवारी की नाल, केवड़ा की नाल, देबारी दर्रा, ढेबर दर्रा, ये सारे जो है वो उदयपुर में स्थित है।
तो आगे बढ़ते हैं, सिरोही जिले के जो दर्रे हैं वो एक बार कवर करने का प्रयास करते हैं। एक नाम आता है पिंडवाड़ा। क्या नाम आता है? पिंडवाड़ा। पिंडवाड़ा गरासिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध, जो क्या बोलते हैं उसको, तहसील है या एक स्थान भी पड़ता है। ये पिंडवाड़ा दर्रा भी कहते हैं इसको, जो कि सिरोही जिले में स्थित है। और दूसरा एक और आता है जिसे बोरांग दर्रा कहा जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बोरांग दर्रा के नाम से जाना जाता है। बोरांग दर्रा, बोरांग दर्रा है वो भी सिरोही जिले में स्थित है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पिंडवाड़ा और बोरांग। पिंडवाड़ा तो वैसे आपको याद रह ही जाएगा, सिरोही जिले के अंतर्गत आता है। ये गरासिया जनजाति का, गरासिया जनजाति के लिए यहाँ पे सर्वाधिक निवास करती है। और आपको याद क्या रखना है? खाली बोरांग, बोरांग। इसमें देखो, अगर क्या नाम आ रहा है, इसके अंतर्गत एक शब्द आ रहा है बोरा। बोरा को क्या लिख सकते हैं? बूरा। और ये रांग, रांग में र तो इधर आ गया, इधर क्या बच रहा है? अंग। बूढ़ा अंग के कारण क्या कर रहा है? वो रो रही है, रोई। बुरे अंग के कारण वो रोई, बुरे अंग के कारण वो रोई। तो जो बुरांग है वो सिरोही में। ये ट्रिक कैसी लगी आपको? अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना ना भूले। क्या करना है मेरे को? लाइक कीजिएगा और शेयर करना ना भूले। तो फिर अगला ये देखो, बातों बातों में ही हमने मध्य अरावली को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए एक बार रिपीट करने का प्रयास करते हैं। हमने क्या पढ़ा है अभी तक? हमने पढ़ा है मध्य अरावली। मध्य अरावली का जो विस्तार है वो कहाँ पे पड़ता है? अजमेर ज़िले में पड़ता है मुख्य रूप से। दूसरा हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? दूसरा हमने पढ़ा है जो मध्य अरावली की औसत ऊंचाई आती है वो कितनी आती है? तो आंसर हो जाएगा 700 मीटर। इसका विस्तार कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा अजमेर ज़िले में। अगर कोई इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाए, मतलब कोई दो स्थानों को देख के पूछ लिया जाए कि इनका विस्तार कहाँ से है, मतलब मध्य अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो सांबर से देवगढ़ राजसमंद तक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सांबर से देवगढ़ राजसमंद तक। अगला हमने क्या एक बिंदु पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि सबसे छोटा उप भौतिक विभाग है। सबसे छोटा उप भौतिक विभाग है, ये बात हमने पढ़ी है। क्यों? क्योंकि ये आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि इसके अंतर्गत एक जिला आता है। इस उसके बाद हमने बात की थी सबसे ऊंची चोटी, जिसे गोरमजी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो ऊंची चोटी आती है दूसरे नंबर पे, वो आती है तारागढ़। कौन सी आती है? तारागढ़। और तीसरी बात की थी हमने नाग पहाड़, जहाँ से लूणी नदी निकलती है। फिर हमने बात की घोड़े के नाल के आकार की पहाड़ियाँ। घोड़े के अगर क्या जाए पॉइंट में, अगर घोड़े के नाल, नाल शब्द दिखा मिल जाए, घोड़े का नाल, तो आंसर हो जाएगा रामगढ़ बूंदी। क्या हो जाएगा? रामगढ़। और अगर घोड़े वाले बाबा के नाम से अगर शब्द दिख जाए, किस नाम से? बाबा के नाम से अगर शब्द दिख जाए तो हो जाएगा मेरवाड़ा। और मेरवाड़ा के नाम से किसे जाना जाता है? मेरवाड़ा के नाम से अजमेर। आपने एक नाम सुन रखा होगा कि जब हम एकीकरण पढ़ते हैं तो एकीकरण पढ़ते हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं? एकीकरण के अंतर्गत जो 7वां सबसे लास्ट वाला जो चरण होता है उसके अंतर्गत अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया जाता है। किसे मिलाया जाता है? अजमेर मेरवाड़ा। तो ये अजमेर मेरवाड़ा, ये आपने नाम पहले भी सुना हुआ है। अजमेर मेरवाड़ा बोले तो जो मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ है जो अजमेर में पड़ती है उस वाले इलाके को मिलाया गया था। चलिए, आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने प्रमुख दरों की बात की थी। मध्य अरावली के प्रमुख दरें, सर्वाधिक दरें मध्य अरावली में। इन जो मध्य अरावली के अंतर्गत जो प्रमुख दरें, इनसे एक बहुत बड़ी हानि होती है जिसे मरुस्थल का प्रचार या रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? मरुस्थल का, सॉरी, रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। फिर हमने पाले दर्रे की बात की थी, बर, देसुरी और सोमेश्वर। बर, देसुरी, सोमेश्वर, पाली। बर, देसुरी, सोमेश्वर और पाली। फिर अगली हमने अजमेर ज़िले की बात की थी। अजमेर ज़िले के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, शिवपुरी, पीपली, सुराघाट, अरनिया,
पाखेरिया, स्वरूपघाट, उदाबारी, ये सारे जो ज़िले, ये सारे जो दर्रे हैं वो अजमेर ज़िले के अंतर्गत आते हैं। राजसमंद में दिवेर, गोरम घाट, कामली घाट, फिर हल्दी घाटी, वैसे याद हो ही जाएगा, और जिलवाड़ा, पगलिया की नाल, हाथीगुड़ा, कुंभलगढ़, हाथी दर्रा, उदयपुर। चलिए, हाथी दर्रा हमने क्या कहा? हमने कहा जो हाथी दर्रा वो उदयपुर में, हाथी दर्रा फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल, देबारी उदयपुर में, और दिवेर राजसमंद में, डेबर उदयपुर में, सिरोही में पिंडवाड़ा, याद यही है, बुरा अंग के कारण वो रो रही है, यानी सिरोही, बोरांग दर्रा सिरोही। चलिए फिर अभी आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास है दक्षिणी अरावली। क्या है हमारे पास? अगला है दक्षिणी अरावली। तो दक्षिण अरावली के अंतर्गत, दक्षिण अरावली भी बहुत बड़ा टॉपिक आता है, लेकिन इसे भी हम शॉर्ट में जल्दी से, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट है उनको ध्यान में रखते हुए इन्हें कवर करने का प्रयास करते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं दक्षिणी अरावली। क्या पढ़ रहे हैं हम? दक्षिणी अरावली। ये देखिए, ये कहाँ आ गए? हाँ दोस्तों, तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग ये बात कर रहे थे कि जो दक्षिणी अरावली है या दक्षिण पश्चिम अरावली है, इसके बाद में बात कर रहे थे। तो हम एक कच्चा मैप बना लेते हैं। ये हमारे पास राजस्थान का मैप है। किसका मैप है ये? अरे भाई मजाक मत बनाओ, ये राजस्थान का ही मैप है। राजस्थान का एकदम डिटो तो नहीं बोल सकते, लेकिन राजस्थान के जैसा है। ये हमारे पास होगी अरावली। अरावली को हमने कितने भागों में विभाजित किया था? 3 भागों में विभाजित किया था, 1, 2 और 3। सबसे जो उत्तर में है उसे हमने कहा था उत्तरी अरावली। क्या कहा था? उत्तरी अरावली। जो मध्य में है वो, बीच में है वो मध्य अरावली। क्या कहा था? मध्य अरावली। और जो दक्षिण में है उसे कहा था दक्षिणी अरावली। क्या कहेंगे? दक्षिणी अरावली। तो दक्षिणी अरावली या जो दक्षिण पश्चिम अरावली है, ये मुख्य रूप से क्या है? ये है अरावली प्रदेश का दक्षिणी विस्तार है। अरावली प्रदेश का दक्षिणी विस्तार है। जो अरावली है उसका जो दक्षिण विस्तार है उसे दक्षिणी अरावली कहते हैं, दक्षिणी विस्तार है। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास औसत ऊंचाई। जो दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई आती है वो आती है 900 से 1000 मीटर। कितनी आती है? 900 से 1000 मीटर। ये इसकी औसत ऊंचाई आती है। ये क्या आती है? औसत ऊंचाई। अगर तो हमने 3 चीज़ों की औसत ऊंचाई पढ़ी है अभी तक। किन किन की? उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई पढ़ी है। किन किन की पढ़ी है? चलिए एक नई स्लाइड लेके, ये लो है ही है। चलो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है औसत ऊंचाई पढ़ रहे हैं। औसत ऊंचाई अभी तक हमने तीन तीन भागों की, अरावली के जो तीनों भौतिक प्रदेश है उन तीनों की औसत ऊंचाई हमने पढ़ रखी है। आप, मुझे पता है कि आपको याद हो ही गया होगा। हमने क्या पढ़ा है?
हमने पढ़ा है औसत ऊंचाई, एक तो पढ़ी हमने उत्तरी अरावली की पढ़ी है, दूसरी हमने पढ़ी है किसकी, मध्य अरावली की, और तीसरी हम अभी जस्ट पढ़ के आए हैं 900 से 1000 मीटर, वो हमने पढ़ी है दक्षिणी अरावली की। किसकी पढ़ी है, दक्षिणी अरावली की। तो अगर हम उत्तरी अरावली की बात करें तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था 450 मीटर एवरेज है, कितना 450 मीटर। मध्य अरावली अभी पढ़ के आए हैं 700 मीटर एवरेज। और दक्षिणी अरावली, इसे तो आप बोलेंगे ही नहीं, अभी अभी बढ़ के आए हैं 900 से 1000 मीटर। तो आप देख रहे होंगे लगभग लगभग इसके अंतर्गत कितना डिफरेंस है, 500 और 200, लगभग लगभग 250 का अंतर आ गया। और इसके अंतर्गत वही लगभग लगभग 300 का अंतर। तो एवरेज अगर अंतर हम माने तो अंतर आ जाएगा 300 मीटर एवरेज, इनके अंतर्गत जो डिफरेंस आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास हमने बात क्या की है, हमने बात ये की है कि जो दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई आती है वो 900 से 1000 मीटर आती है। उत्तरी अरावली की वापस एक बार याद करें तो 450 मीटर आती है। मध्य अरावली की बात करें तो 700 मीटर आती है। और दक्षिणी अरावली की बात करें तो 900 से 1000 मीटर आती है। फिर अगला क्वेश्चन है कि इसका विस्तार, क्या क्वेश्चन बनता है, अरावली का विस्तार या दक्षिणी अरावली का जो विस्तार है और मुख्यतः 3 जिलों में फैला हुआ है। कौन कौन से, एक आता है राजसमंद, राजसमंद जिले में इसका विस्तार है। दूसरा आता है उदयपुर, और सब तीसरा आता है सिरोही। कहाँ का है ये, राजसमंद, उदयपुर और सिरोही जिले में इनका विस्तार है। वही अगर उस टाइप से क्वेश्चन बन जाए, कैसे, हमने पढ़ा था कि खेतड़ी झुंझुनू से सांबर, सांबर से देवगढ़ और देवगढ़ से सिरोही तक, ये इनका एक और जो विभाजन आता है वो आता है। तो ये चलिए एक एक करके बना ही देते, अगर इतनी मेहनत कर ही रहे तो थोड़ी सी और हो जाए, जिससे चीज़ें ज़्यादा अच्छे तरीके से याद रख सके, क्या कर सके, चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर सके। ये हमारा उत्तरी अरावली है, ये हमारा मध्य अरावली है, और ये है दक्षिणी अरावली। क्या ये है दक्षिणी अरावली। हमने क्या बात की थी, हमने बात की थी कि खेतड़ी से, खेतड़ी झुंझुनू से सांबर तक जो विस्तार आता है वो आता है उत्तरी अरावली का। फिर सांबर से जो देवगढ़ राजसमंद स्थान पड़ता है, देवगढ़ राजसमंद में स्थान पड़ता है, वहाँ तक मध्य अरावली। फिर वहाँ से आ जाएगा कहाँ तक, सिरोही लास्ट पड़ता है, सिरोही खेड़ ब्रह्म, सिरोही तक जो हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिणी अरावली। तो चलिए इनके अंदर भी मैं लिख लेता हूँ, ये जो हिस्सा है, ये भी जो विस्तार है, ये है उत्तरी अरावली का। सांबर से जो देवगढ़ तक है मध्य अरावली का, और देवगढ़ राजसमंद से जो सिरोही तक है वो है दक्षिणी अरावली का विस्तार है। तो क्या करूँ, लिख दूँ, चलिए लिख के लेते, कहाँ लिखे, यहीं पे लिख देता हूँ मैं। का एक जो विस्तार का क्वेश्चन बनता है यह यानी दक्षिणी अरावली देवगढ़ राजसमंद से, देवगढ़ राजसमंद से सिरोही तक फैली हुई है, या सिरोही तक फैली हुई है, सिरोही तक फैली हुई है। कहाँ तक फैली हुई है, ये सिरोही तक फैली हुई है। अगला इसका एक और पार्ट जो बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमने क्या क्या बात की है, हमने एक बात की है कि जब हम अरावली का स्टार्टिंग पार्ट पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि जो अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है, सर्वाधिक विस्तार वो कहाँ पे था, वो था उदयपुर जिले में। कौन से जिले में, उदयपुर जिले में। दूसरा हमने एक और भी पॉइंट पढ़ा था कि जो अरावली का जो सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो आती है सिरोही जिले में। इसमें सिरोही जिले में अगर विस्तार भी सर्वाधिक है, सबसे ऊंचे ऊंचे जो चोटियाँ है वो भी इसी दक्षिणी अरावली में पाई जाती है। इसके संबंध में क्या लिख सकते हैं, यह सबसे सघन पार्ट है। कौन सा है, सबसे सघन
अरावली का सबसे सघन हिस्सा है वह सबसे ऊंचा हिस्सा भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोलेंगे? सबसे ऊंचा हिस्सा भी है। तो चलिए इसी पॉइंट को मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। तो हम क्या लिखेंगे? जो दक्षिणी अरावली अरावली प्रदेश का सघन व ऊंचा भाग है, या इसको इस तरीके से लिखेंगे, यह यानी हो गया दक्षिणी अरावली। यह अरावली प्रदेश का सर्वाधिक सघन यानी एक प्रकार से घना भी बोल सकते हैं। घना यानी जहाँ पे ज़्यादा पेड़ पौधे हो, उस तरीके सर्वाधिक घना, या जिसे सघन भी बोलेंगे, सघन, सर्वाधिक घना व सबसे ऊंचा भाग है। कैसा भाग है? सबसे ऊंचा भाग है। सबसे ऊंचा भाग कैसे हो जाएगा? क्योंकि जो सर्वाधिक ऊंची चोटियां हैं अरावली की, जैसे गुरु शिखर हो गया, शेर हो गया, दिलवाड़ा हो गया, ये जो तीन जो मैंने जो श्रेणियों के नाम बताए हैं, वो तीनों सिरोही जिले में स्थित है। और जो सिरोही जिला है वो दक्षिणी अरावली के अंतर्गत आता है। अगर हम सर्वाधिक विस्तार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वो आता है उदयपुर में, और जो उदयपुर है वो भी दक्षिणी अरावली के अंतर्गत शामिल होता है। तो ये भी इसी का भाग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है प्रमुख चोटियाँ। दक्षिणी अरावली के अंतर्गत जो प्रमुख चोटियाँ आती है, किसके अंतर्गत? दक्षिणी अरावली के अंतर्गत। दक्षिणी अरावली की जो प्रमुख चोटियाँ हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हमने दक्षिणी अरावली के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन से, पहले तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हमने कौन कौन से जिले ले रखे हैं। एक लिया हमने राजसमंद, एक हमने लिया है उदयपुर, और तीसरा जो हमने जिला लिया है वो लिया है सिरोही। तो चोटियों की बात कर रहे हैं तो ये लीजिए, ये सबसे पहला जो सिरोही जिला है वो तो आ भी गया है। तो चलिए लिख लेते हैं। सिरोही जिले के अंतर्गत जो प्रमुख चोटियाँ आती है उनके अंतर्गत सबसे पहला नाम आता है, वो आता है सबसे ऊंची ऊंची चोटियाँ, डायरेक्ट ऐसे ही याद रखिए, गुरु शिखर जो कि माउंट आबू में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर या 1727 मीटर। उसके ऊपर मंदिर को भी जोड़ ले, अगर हम इसको फीट में मापेंगे तो 56-50 फीट। दूसरी आती है शेर चोटी है, वो भी सिरोही में आती है। तीसरी आती है दिलवाड़ा जो चोटी है वो वहाँ पे एक प्रकार से क्या बोलेंगे उसको, जैन मंदिर है दिलवाड़ा के, वो बहुत प्रसिद्ध है, वो हम आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। चौथा जो पॉइंट है वो है, चौथी जो चोटी है वो है कमलनाथ सिरोही। तो हमने क्या बात की? हमने सिरोही की जो प्रमुख चोटियाँ हैं उनके बारे में पढ़ा। जो सिरोही की जो प्रमुख चोटियाँ है वो है, सबसे पहले हमने क्या बात की? हमने बात की है गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर, 1727 या 56-50 फीट है। फिर दूसरी शेर, दिलवाड़ा और कमलनाथ। गुरु शेर दिल कमल, गुरु से दिल लगाया तो कमल बन गया। क्या बन गया? कमल बन गया। गुरु से दिल कमल, और ये सारी चोटियाँ हैं वो सिरोही जिले के अंतर्गत आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो चोटियों की श्रृंखला में हमारे पास है वो है जिला है उदयपुर जिला है। कौन सा जिला है? उदयपुर में तो बहुत सारे जो है वो चोटियाँ आती है। एक आती है संबारिया, क्या नाम आता है? संबारिया उदयपुर। दूसरी हमारे पास है जयराज उदयपुर, संबारिया उदयपुर, जयराज उदयपुर। धोनिया उदयपुर। चौथा उदयपुर की मुकुटमणि सज्जनगढ़ चोटी है, जिसके ऊपर सज्जनगढ़ किला बना हुआ है। पांचवा है गोगुंदा उदयपुर में पड़ता है। तो गोगुंदा की जो गोगुंदा पहाड़ियाँ हैं वो भी उदयपुर में ही
पाई जाती है। छठा हमारे पास है बीचा मेड़ा की पहाड़ियाँ। कौन सा है? बीचा मेड़ा की पहाड़ियाँ। बीचा मेड़ा की पहाड़ियाँ, बीचा मेड़ा की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से एक नदी निकलती है, इसका नाम आता है, क्या नाम था, सोम नदी। क्या नाम आता है? सोम नदी निकलती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, बीचा मेड़ा की पहाड़ियाँ से सोम नदी। तो हमने क्या बात की है? हमने बात ये की है कि उदयपुर की जो प्रमुख पहाड़ियाँ है वो है संबारियाँ, जयराज, धोनिया, सज्जनगढ़, गोगुंदा और बीचा मेड़ा। एक बार वापस रिपीट करते हैं। संबारियाँ, जयराज, धोनिया, सज्जनगढ़, गोगुंदा और बीचा मेड़ा। एक बार और रिपीट करते हैं। क्या नाम है? संबारियाँ, जयराज, धोनिया, सज्जनगढ़, गोगुंदा और बीचा मेड़ा। बीचा मेड़ा से सोम नदी निकलती है। आशा करता हूँ ये 2-3 बार आप वापस रिपीट कीजिए। ये चोटियाँ आती हैं, इनका जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन का पैटर्न वही जो हमने दर्रे के बारे में पढ़ा था। 4 जो दर्रे दे देंगे, उसी तरीके से यहाँ पे 4 चोटियाँ दे देंगे और 4 सामने जिले दे देंगे और मिलाने का बोलेगा। क्या बोलेगा? मिलाने का बोलेंगे। तो अगर सही से मिल जाएगा, याद होगा तो सही से मिल जाएंगे, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वैसे इसमें कुछ है नहीं, अगर 4-5 चोटियाँ है तो वो अगर आप याद कर लो, फिर मैं आपको एक ट्रिक समझ सकते हो तो वो दे दूंगा, वो आप पढ़ लीजिएगा, जिससे कि इनका जो क्रम है वो भी आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए अब हम राजसमंद के जो ज़िले हैं वो पढ़ लेते हैं। ज़िले नहीं, राजसमंद ज़िले की पहाड़ियाँ। एक आती है कुकरा की पहाड़ियाँ। क्या नाम आता है? कुकरा की पहाड़ियाँ। कुकरा की पहाड़ियाँ राजसमंद के अंतर्गत आती है। दूसरी है हमारे पास कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ या कुंभलगढ़। तीसरा आती है विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ। विजराल, क्या नाम आता है? विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ। विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, विजराल ग्राम की पहाड़ी लिख देता हूँ मैं। फिर चौथा आता है दिवेर की पहाड़ी और दिवेर दर्रा, दोनों राजसमंद में। पांचवी है खमनोर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? खमनोर की पहाड़ियाँ। और मैं आपको बता दूं कि खमनोर की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं, अलग ही पेंसिल लिख देता ताकि यही आपको दिखे अच्छे तरीके से। खमनोर की पहाड़ियों से नदी निकलती है जिसे कहते हैं बनास नदी निकलती है। ये हम नदियों वाला टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें और भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये जो बनास नदी है, इसका जो आकार है वो सर्पिल आकार है। बनास नदी के बारे में एक पॉइंट हम पढ़ चुके हैं कि यह अरावली के समांतर बहती है। अरावली के जो समांतर बहने वाली नदी है वो है बनास नदी आती है। कौन सी नदी आती है? बनास नदी आती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है अभी तक? हमने ये पढ़ा है कि जो राजसमंद की पहाड़ियाँ है, जो राजसमंद जिले में जो जो पहाड़ियाँ हैं उनके नाम एक बार और देख लेते। हमने कहा है कि कुकरा की पहाड़ियाँ, कुंभलगढ़, विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, दिवेर और खमनोर। खमनोर, इसको इस तरीके से याद रखिए। देखो, कुंभलगढ़ का कू और कुकरा का कू, तो कुंभलगढ़ राजसमंद में, कुकरा भी राजसमंद में। फिर विजराल, दिवेर तो आपने पहले दर्रे में याद कर ही लिया है। फिर है खमनोर। विजराल और खमनोर। खमनोर राजसमंद में। खमन खाओ और राज करो। क्या? खमन खाओ और राज करो। तो खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में और विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ राजसमंद में। तो आपको याद खाली एक ही रखनी है, विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ। बाकी तो मैंने आपको समझा दिया है जिससे कि किस तरीके से इनको याद रखना है। कुंभलगढ़ का कू, तो कुकरा की पहाड़ियाँ है, उसका भी कू, तो ये दोनों राजसमंद में। दिवेर का दर्रा और दिवेर की पहाड़ी दोनों राजसमंद में। खमन खाओ राज करो, मतलब खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में। पीछे बची विजराल ग्राम की पहाड़ियाँ, वो आप याद कर लीजिएगा। 4 मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने याद करवा दी है, बाकी आप देख लीजिए। फिर हमारे पास जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन का पैटर्न आता है, प्रमुख चोटियों का क्रम से पूछा जाता है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई हुई है, उसको आप, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, इसको अगर आप 2 से 3 बार पढ़ोगे ना तो ये याद हो जाएगी।
इनसे जो अच्छे अच्छे नाम निकलते हैं, जो चोटियों के प्रमुख चोटियों के नाम निकलेंगे, हमारे को याद क्या करना है? हमारे को याद ये करना है कि गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही रखो। क्या याद रखना है? गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही रखो। तो क्या हो जाएगा? गुरु से, ये जो गुरु है, गुरु से हो जाएगा गुरु शिखर। क्या हो जाएगा? गुरु शिखर। से हो जाएगा शेर चोटी। और दिल से दिलवाड़ा, या दिलवाड़ा भी बोलते हैं, दिलवाड़ा की चोटी या दिलवाड़ा की पहाड़ियाँ या दिलवाड़ा की चोटी समझ सकते हो। जरा से हो जाएगा जरगा। क्या हो जाएगा? जरगा। जरगा पड़ती है उदयपुर में। उदयपुर और राजसमंद की सीमा मान सकते हैं। फिर है आशा। आशा का क्या हो जाएगा? आशा का हो जाएगा अचलगढ़। अचलगढ़ है वो सिरोही में पड़ती है। फिर आ जाएगा कम। कम से याद रखने का है कुंभलगढ़। क्या याद रखना है? कुंभलगढ़। तो चलिए मैं इनके एक बार जिले भी बता देता हूँ। गुरु शिखर सिरोही में। कहाँ पे? गुरु शिखर सिरोही। शेर सिरोही में पड़ती है। दिलवाड़ा सिरोही में। तो हमने क्या बात की है? हमने बात की है कि सर्वाधिक ऊंची जो चोटियां हैं वो दक्षिणी अरावली में स्थित है। किस लिए? क्योंकि आप देख सकते हैं जो सबसे ऊंची चोटी 1 नंबर, ये 2 नंबर पे, ये 3 नंबर पे है। ये जो तीनों चोटियां हैं जो सबसे ऊंची है वो सिरोही जिले में आती है। सिरोही जिला भी दक्षिणी अरावली का ही भाग है। चौथा हमने बात की ही जरगा। ये पड़ता है उदयपुर जिले में। किस में आता है? उदयपुर। और उदयपुर भी दक्षिणी अरावली का ही भाग है। अचलगढ़ सिरोही में आती है। कुंभलगढ़ राजसमंद में पड़ती है। तो आप देख रहे हैं ये जो सबसे ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो दक्षिणी अरावली में ही आती है। तो हमें याद क्या रखना है? गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही रखो। क्या रखनी है? आशा है वो कम ही रखो। किताबों से भी पढ़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? किताबों से भी पढ़ना चाहिए। चलिए जो अगली लाइन है हमारे पास वो है जय रघु मान लो सम ऋषि के। कोई जो सम ऋषि है वो कोई बात बता रहा है लेकिन रघु मानने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर ये दूसरा बंदा उसको कहता है कि जय रघु, हे रघु या जय रघु मान लो सम ऋषि की। क्या कह रहा है? मान लो सम ऋषि की। तो इनसे क्या क्या बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। इनसे जो नाम बनते हैं, जय, जय से बनता है जयराज। जयराज चोटी वो कहाँ पड़ती है? वो हमने पढ़ा था उदयपुर में पड़ती है। रघु, रघुनाथगढ़। क्या नाम आता है? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ हमने पढ़ा था उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर आती है। कितनी आती है? 1055 मीटर। मान लो, माँ से हो जाएगा मालखेत। क्या हो जाएगा? मालखेत की पहाड़ियाँ। लो से हो जाएगा लोहारगल। क्या हो जाएगा? लोहारगल। सम से संबारियाँ। संबारियाँ। संबारियाँ उदयपुर में हम पढ़ के आए हैं अभी जस्ट। फिर है हमारे पास है सम के बाद ऋषि। ऋषि से जो शब्द बनता है, जो चोटी बनती है वो है ऋषिकेश। क्या बनता है? ऋषिकेश। ऋषिकेश पड़ता है सिरोही। सिरोही और उदयपुर के बीच में पड़ती है लेकिन आप सिरोही मान सकते हो। तो जय रघु मान लो सम ऋषि की। क्या करना है? अरे भाई जो सम ऋषि बोल रहा है उसकी बात रघु मान लो। तो फिर हम कहेंगे जय रघु मान लो सम ऋषि की। जय रघु मान लो सम ऋषि की। जयराज। जयराज चोटी पड़ती है उदयपुर जिले में। कहाँ पड़ती है? उदयपुर। रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ सीकर में पड़ती है। ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी आती है जिसकी हाइट हमने कितनी कही थी? 1055 मीटर। और ये उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। मालखेत की पहाड़ियाँ। मालखेत हमने पढ़ा था सीकर में। मालखेत, सीकर और पालखेत पढ़ा था, वो पढ़ा था झुंझुनू में। लोहारगल झुंझुनू में पड़ती है। संबारिया हमने बात करके आए हैं उदयपुर। और ऋषिकेश ये
उदयपुर और सिरोही की जो सीमा पड़ती है ना, उदयपुर और सिरोही की सीमा, मान सकते हो कि पूर्वी सिरोही भी बोल सकते हैं या फिर पश्चिमी उदयपुर भी बोल सकते हैं। तो जो ऋषिकेश चोटी है वो उदयपुर व सिरोही की सीमा है। लेकिन अगर आपको उदयपुर और सिरोही में से चॉइस करना पड़े तो आप चॉइस करने का प्रयास करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा सिरोही को। आगे बढ़ते हैं, क्या याद करना है? हमने एक याद की है, गुरु से दिल लगा के जरा आशा कम ही रखो, जय रघु मान लो शम ऋषि की। और तीसरा हो जाएगा, कमल का भोजन सुंदा पर्वत पर सज्जन और टोड़ खा गए। कमल का भोजन सुंदा पर्वत पर सज्जन और टोड़ खा गए। क्या याद रखना है? कमल का भोजन, कमल, कमल से बन शब्द बन जाएगा कमलनाथ। क्या बन जाएगा? कमलनाथ। कमल का भोजन, भोजन से भोजगढ़। सुंदा पर्वत पर, सुंदा पर्वत तो आप जो सुंदा माता है, जो सुंदा पर्वत है, ये तो पूरा नाम ही दिया हुआ है। फिर है सज्जन, सज्जन से बन जाएगा सज्जनगढ़। टोड़ से हो जाएगा टोड़गढ़। क्या हो जाएगा? टोड़गढ़। चलिए इनका एक बार एक एक करके एक कौन किस जिले में पड़ती है वो लिखने का प्रयास करते हैं। क्या कहा हमने? हमने कहा कमलनाथ। कमलनाथ हमने क्या क्या बात की? हमने बात की भोजगढ़, भोजगढ़ पड़ती है झुंझुनू में। सुंदा पर्वत भीनमाल जालोर में। सज्जनगढ़ पड़ता है, सज्जनगढ़, जो सज्जनगढ़ पड़ता है वो पड़ता है उदयपुर। और ये टोड़गढ़, टोड़गढ़ आता ही है, टोड़गढ़ किस जिले में पड़ता है? टोड़गढ़ पड़ती है जिसे हमने कहा था मेरिया जी या मोरिया जी के नाम से जिसे जाना जाता है, वही टोड़गढ़ चोटी है। तो ये है अजमेर जिले में पड़ती है। तो हमने क्या बात कहा, क्या बात कही है कि कमल का भोजन, कौन सा भोजन? एक मिनट, हाँ जी, हमने कहा है कि कमल का भोजन सुंदा पर्वत पर सज्जन और टोड़ खा गए। कौन खा गए? सज्जन और टोड़ खा गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास गुरु शिखर। गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर। तो गुरु शिखर के बारे में हम सबसे पहले यही पॉइंट लिखते हैं, क्या है? यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी चोटी है? पूरे अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, या दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। यह माउंट आबू सिरोही में स्थित है। फिर हमने एक, आपको ध्यान में रहेगा तो एक हमने बात की थी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत, जैसे हम हिमालय और नीलगिरी के बारे में हमने पढ़ा था। तो उसके बीच स्थित सबसे ऊंची चोटी, इसकी हाइट की बात करें तो 1722, 1727 या 5650, ये तो हम जस्ट पढ़ के आए हैं। कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा था, या हिंदू ओलंपस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? हिंदू ओलंपस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं। ये कहाँ स्थित है? ये हमने बात की माउंट आबू सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। दूसरी बात की, यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली, दैट इज कॉल्ड गुरु शिखर। यह अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। कैसे चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है। तीसरी हमने बात की है कि यह मतलब जो गुरु शिखर है, यह हिमालय व नीलगिरी के मध्य स्थित सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय व नीलगिरी के मध्य स्थित सबसे ऊंची चोटी है। कैसी वो चोटी है? नीलगिरी और इनके दोनों के बीच स्थित सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। फिर हम बात करेंगे कि जो इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई के संबंध में क्वेश्चन बनता है, तो उस ऊंचाई आती है 1722 मीटर। इस गुरु शिखर के ऊपर एक मंदिर है,
जिसकी ऊंचाई 5 फीट है। कितनी है? सॉरी, 5 मीटर है उसकी मंदिर की ऊंचाई। तो अगर वो उस मंदिर को भी इसके साथ जोड़ दे इसकी ऊंचाई में, तो बन जाएगा 1727 मीटर। तो कहीं कहीं पे 1722 लिखा मिलता है, तो कहीं कहीं पे 1727 मीटर। या अगर इसको फीट में मापे, फीट में आंसर हो जाएगा 5650 फीट। क्या हो जाएगा? 5650 फीट। सबसे लास्ट गुरु शिखर के बारे में जो पॉइंट बनता है वो बनता है कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है? संत यहाँ पे तपस्या वगैरह कर रहे होंगे, तो उसने देखा, तो उसने कह दिया कि भाई ये तो संतों का शिखर है। कैसा शिखर है? संतों का शिखर है। कि यहाँ पे जो संत महात्मा है वो तपस्या करते हैं, या इसे कहते हैं हिंदू ओलंपस। किस नाम से भी जाना जाता है? हिंदू ओलंपस के नाम से भी जाना जाता है। ओलंपस, हिंदू ओलंपस भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? हिंदू ओलंपस भी कहते हैं। हिंदू ओलंपस भी कहते हैं। तो हमने गुरु शिखर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ी है। वो पढ़ी है कि ये सबसे पहले कि ये कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में। ये कैसी चोटी है? सबसे ऊंची चोटी है अरावली की है, या दक्षिणी अरावली भी बोल सकते हैं। हिमालय व नीलगिरी किस का क्वेश्चन बनता है, इसके बीच जो सबसे ऊंची चोटी, अगर इसकी ऊंचाई आए 22, 17, 27 या 56, 50। टोड ने क्या कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने इसे कहा है संतों का शिखर, या इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे हिंदू ओलंपस भी कहते हैं। आशा करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम पठार के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ लिख लेंगे, और कुछ जो हाइट है वो भी लिख लेंगे। उसके बाद ये अरावली जो भौतिक प्रदेश है वो समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो चलिए, मैं एक इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या देनी है? कि क्लास आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिएगा, प्रयास अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। अपने साथियों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये क्लास कैसी लगी। फिर चौथा जो है हमारे पास है वो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप क्लास की लिंक कब अपलोड हुई है या नहीं हुई है इसकी सूचना प्राप्त करना चाहते हैं, तो क्या लिखता हूँ मैं लिखता हूँ कि क्लास की लिंक प्राप्त करनी हो, या जो क्लास की जो पीडीएफ है जो अभी मैंने पढ़ा है वो पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्मेट में प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे जो एक टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम आता है एलसी गुरुजी। किस नाम से है? एलसी गुरुजी के नाम से है। उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन के कोई चार्जेस वगैरह कोई नहीं है। तो वहाँ पे आपको क्लास की जो लिंक है और पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करवाई जाएगी। कोई चार्जेस नहीं है। क्या नहीं है? फ्री में अवेलेबल करवाई जाएगी पीडीएफ। तो आशा करता हूँ कि आप ज्वाइन कर लेंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।